Hello everyone, I am Radha Pandey and once again we are going to learn the chapter of class 12th biology that is human reproduction. आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग को कवर करना है वो है फर्टिलाइजेशन। आपको दिख रहा होगा ऊपर मैंने लगा रखा है हेडिंग। और फर्टिलाइजेशन टॉपिक को शुरू करने से पहले मुझे जो दो चार चीजें पीछे की आपको बतानी है, मतलब रिवीजन कराना है आपको, पहले वो याद दिला देती हूँ, फिर इस टॉपिक को शुरू कर पाऊंगी मैंने आपको पीछे जो जस्ट लास्ट क्लास जो हमारा गया है उसमें मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल सिखाया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई थी कि कैसे पूरा का पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है एक फीमेल बॉडी के भीतर रन करता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो बेसिकली तभी आएगा एक फीमेल की बॉडी में। एक मेंस्ट्रुएशन से फीमेल तभी गुजरती है जब वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल अल्टीमेटली इस बात का सिंबल है, फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आ रहा है तो इस बात का सिंबल है कि वो एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ से गुजर रही है, वो बिल्कुल हेल्दी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेजेस होती है। पहला होता है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा होता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज या फिर आप उसी को फॉलिकुलर फेज भी कहते हो, और जहाँ पे बेसिकली आपके फॉलिकल्स डेवलप करते हैं। उसके बाद जो तीसरा होता है वो ओवुलेटरी फेज होता है, 1 दिन का होता है जहां पर ओवुलेशन होता है, सेकेंडरी ओसाइड आपका निकलता है बाहर मैच्योर होकर के। और चौथा जो होता है वो होता है लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, जहां पे कॉर्पस लुटियम का फॉर्मेशन होता है और ग्लाइकोजेन और इंपॉर्टेंट जितने भी न्यूट्रिएंट्स होती हैं उनका वहां पर सिक्रीशंस होता है, वो जाकर के एंडोमेट्रियम लेयर में बैठ जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं कि आने वाले जो कमिंग स्ट्रक्चर होगा, जो इम्प्लांटेड स्ट्रक्चर होगा, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके। क्लियर है ये सारी बातें। अब मैंने आपको उस दिन कहा था, मैंने आपको कि ओवुलेशन का दिन कैलकुलेट किया जा सकता है, मतलब एक कपल चाहे तो कैलकुलेट कर सकता है कि किस दिन करीबन करीबन ओवुलेशन होगा उनके बॉडी में, मतलब फीमेल जो होगी उसकी किस दिन ओवुलेशन होगा, तो किस ड्यूरेशन में वो इंटरकोर्स करेंगे तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है, वो माँ बाप बन सकते हैं, मदर फादर बन सकते हैं। ठीक है, चले तो मैं इस बात को आपको कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ, ध्यान से सुनना जरा। आज के डेट से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लो कि एक फीमेल है जिसका टोटल साइकिल जो है वो 29 डेज का है। ठीक है, तुम इसको कुछ भी रख सकते हो, 32 डेज जो तुम्हारी मर्जी है वो रख लो, 29 डेज का मैंने रखा है। और आज अपना डेट कौन सा है, 23 जुलाई है। ठीक है, तो 23 जुलाई सही है। और आज किसी फीमेल को मेंसेस आया है, फर्स्ट डे है, किसी को मेंस्ट्रुएशन हो रखा है, पहला दिन है अभी। ठीक है, अब 5 दिन तक कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग होते रहेगा। ठीक है, तो 23 से 5 डेज तक जोड़ लो, कब तक इसको मेंसेस होगा करीबन करीबन अप्रोक्सीमेट, तो जोड़ो जरा 23, 24। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं मार्कर कहीं रख देती हूँ। ठीक है, जोड़ो अब जरा, आ जाओ। 23, 24, 25, 26, 27। तो इस बद्दी को 27 जुलाई तक मेंसेस चलेगा, मेंस्ट्रुएशन होगा। ठीक है, अब कैसे इसको निकालना है वो तरीका मैं बता रही हूँ। तो मैंने तुमको एक इंफॉर्मेशन दे दिया, इस बंदी का 29 डेज का साइकिल है, तो तुम 23 तारीख से जोड़ लो 29 डेज। आओ मैं जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, 28, 29, 30, 31, 31 तारीख तक जाता है ये। ठीक है, फिर 1 अगस्त, 1 अगस्त आ गया, 10 दिन हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 20 दिन हो गया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20th ऑफ अगस्त को इस बंदी का 29 डेज कंप्लीट हो जाएगा। सही है। अब मैंने तुमसे कहा था कि ये जो 5 दिन होता है ये करीबन करीबन हर फीमेल के अंदर होता है, और जो इसके बाद आता है प्रोलिफरेटिव फेज वो फिक्स नहीं होता, लेकिन फिर जो लुटियल फेज होता है वो भी फिक्स होता है। तो तुमको पीछे के समझना जरा, जिस दिन से मेंसेस शुरू हुआ है वहां से जितने दिन का साइकिल है पहले उसको जोड़ लेना है, और जो आपका लास्ट डेज, मतलब इस बंदी को 21 तारीख को फिर से मेंसेस आएगा, करीबन करीबन 21 अगस्त को इसको वापिस से क्या होगा, फिर से इसका फर्स्ट डे होगा मेंस्ट्रुएशन का अप्रोक्सीमेटली, अगर ये बिल्कुल सही तरीके से रन हुआ तो, नहीं तो आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे, 2-3 दिन आगे पीछे। क्लियर है क्या?
तो 20 अगस्त को जिस दिन 29 दिन पूरा हो रहा है, 29 डेज कंप्लीट हो रहा है, वहां से 14 दिन पीछे आ जाओ। ठीक है, आओ 14 दिन पीछे। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7 अगस्त को, 7th ऑफ अगस्त को इस फीमेल का ओवुलेशन डे होने के चांसेस हैं। ओवुलेशन डे होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ये एग्जैक्ट, अगर आपको मैंने कहा था कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एकदम सेम डेट जो यहाँ से शुरू हुआ है बिल्कुल एग्जैक्ट वहां से रन नहीं करता है, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे चलते रहता है। बहुत कम ही फीमेल होती है जिनका ये दिन फिक्स होता है एकदम। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली ज्यादातर फीमेल्स में यही होता है कि भाई 2-3 दिन आगे पीछे चलेगा ही चलेगा। तो अभी इनको एक एवरेज डेट पता है जिसमें इनका ओवुलेशन होगा। अब ये ओवुलेशन 1-2 दिन आगे या 1-2 दिन पीछे हो सकता है, लेकिन होगा इसी के आसपास में। तो अगर ये कपल इसी के आसपास में इंटरकोर्स करते हैं तो उनके प्रेग्नेंट होने, उनकी फीमेल जो है उनकी प्रेग्नेंट होने के चांसेस मतलब ज्यादा है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ओवुलेशन डे को या ओवुलेटरी डे को। क्लियर है क्या? चलो, एक चीज ये। दूसरी चीज, आज ये मैंने तुमको बता दिया जो मुझे समझाना था, उधर मैंने छोड़ा था इस टॉपिक को। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास रहे, ज्यादा से ज्यादा चीजें जानो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन को, कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन सिंपली क्या होता है? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, जो कि आपका यहाँ पर अभी हम लोग से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। मैंने कुछ कुछ बातें आपको बताई थी, उन्हीं बातों को मैं यहाँ नोट के फॉर्म पे लिख देती हूँ एंड देन फिर उसको समझाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखना जरा। चलो, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में कुछ बातें और पढ़ लेते हैं, देखना जरा। सबसे पहले तो फर्टिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे जो बातें लिखी है उसमें सुनना जरा। मैंने बहुत सारी बातें पहले भी बता रखी है तुम लोग को, वापिस एक बार बता रही हूँ। ठीक है, जो ओवम है वो आपको, ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte आपको बोलना चाहिए। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो है जब वो ओवरी से निकल जाता है, मतलब ओवुलेशन हो गया है, सेकेंडरी oocyte से आपको, सेकेंडरी oocyte ओवरी से निकल चुका है, निकलने के बाद वो आपको फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है अंदर। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे तक ही विएबल रहेगा। अगर 24 आवर्स के भीतर आपका स्पर्म नहीं पहुंचा तो उस केस में वो ओवम को फ्यूज नहीं कर सकेगा, सेकेंडरी oocyte को फ्यूज नहीं कर सकेगा, नॉट ओवम, सेकेंडरी oocyte को फ्यूज नहीं कर सकेगा। क्लियर है क्या? तो 24 आवर लाइफ होता है केवल आपके सेकेंडरी oocyte का। एक चीज ये मैंने आपको बताई थी। दूसरी चीज मैंने आपसे कही थी कि एक स्पर्म का लाइफ जो होता है करीबन करीबन फीमेल बॉडी के भीतर 5 दिन का होता है। इसीलिए एक कपल अगर 3 से 4 दिन और 4 से 5 दिन पहले भी इंटरकोर्स करे तो उस केस में वहां पर आपको स्पर्म जो है वो पहुंच जाएगा और एक कपल के, मतलब जो फीमेल है उसका, फीमेल जो है वहां पर वो उसके प्रेग्नेंट होने की चांसेस होती है। ठीक है, तो ये बात भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। एक बात ये भी हो गई। तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि ओवुलेशन से पहले स्पर्म का होना बहुत जरूरी है, वरना फ्यूजन में, मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई थी। ठीक है, एक और बात समझो। जब स्पर्म आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आया था, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बाहर आया था तो स्पर्म को मोटिलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। स्पर्म मोटिलिटी जैसा चीज जानता ही नहीं था, क्योंकि स्पर्म फ्लूइड के साथ मूव करके बाहर आया था एपिडाइमिस में, खुद मूव नहीं करता था वो। एपिडिडाइमिस में आने के बाद उसकी फिनिशिंग कराई गई, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म हुआ और स्पर्म मोटाइल हो गया, स्पर्म मूव करना जान गया। उसके बाद स्पर्म वहां से ट्रैवल करना शुरू किया। तो एक तो आपका फिनिशिंग और मैच्योरेशन एपिडिडाइमिस में हो रखा है, फिर स्पर्म वहां से मूव करते 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 फीमेल बॉडी में पहुंचा। अब याद करो, मैंने बताया था कि फीमेल बॉडी के भीतर लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो इजैकुलेट आउट किए जाते हैं, इंसेमिनेट करता है मेल ड्यूरिंग सिंगल इंटरकोर्स। और 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्यों आए भाई, इतने सारे स्पर्म क्यों आए? तो मैंने इसका भी वजह बताया था। अब देखो वो वजह तुमको महसूस होगा, यहाँ पर मैं बताऊंगी। तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म जो हैं, ये सारे के सारे स्पर्म अल्कलाइन इन्वायरमेंट को पसंद करते हैं, इनको अल्कलाइन इन्वायरमेंट ही सूट करता है। जबकि फीमेल बॉडी के भीतर जो सर्विक्स और वजाइना होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट रखता है। उस एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से बहुत सारे स्पर्म मारे जाते हैं। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि मैम स्पर्म तो सीमन के साथ जाता है और सीमन में मैम तो पीएच जो होता है वो अल्कलाइन होता है, तो मैम फिर वहां पर वो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प नहीं करता क्या? बिल्कुल करता है, लेकिन फिर भी सारे स्पर्म को नहीं बचा पाता वो।
और यही वजह होता है कि बहुत सारा स्पर्म जो होता है वो आपको बेसिकली मारा जाता है उस एसिडिक एनवायरनमेंट में। एक चीज ये हो गया, आप समझते चले जाओ कि 200 से 300 मिली स्पर्म कैसे कम होते चले जा रहे हैं। एक स्पर्म को जैसे ही इजैकुलेट किया जाता है तो लगभग आधे घंटे के अंदर स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में यूट्रस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे ही मूव करना शुरू करेंगे उनके साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे पहली चीज कि स्पर्म मारे जाएंगे आपको एसिडिक एनवायरनमेंट के चक्कर में। दूसरा, वजाइना और सर्विक्स के पास कुछ इम्यून सेल्स भी रहते हैं जो वहां पर इंफेक्शन को होने से रोकते हैं या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। वो इम्यून सेल्स स्पर्म को फॉरेन सेल की तरह ट्रीट करेंगे और वो भी उनको मारेंगे, और उस चक्कर में भी स्पर्म का नंबर जो है घट जाएगा, मतलब स्पर्म मारा जाएगा। समझ रहे हो बात को? तीसरी चीज सुनना, वजाइना और सर्विक्स वाले रीजन में म्यूकस है, म्यूकस काफी थिक होता है, स्पर्म उसके साथ भी उलझ जाता है बहुत बार, और उसके वजह से भी उसका जो मोटिलिटी होता है वो सप्रेस हो जाता है। तो कुल मिला जुला करके जो आपका स्पर्म होता है उसको एसिडिक एनवायरनमेंट, इम्यून सेल्स और म्यूकस ये सब मिलकर के क्या करती हैं, फीमेल बॉडी के भीतर अंदर ऊपर जाने से रोकती हैं, और इस चक्कर में बहुत सारे स्पर्म रुक भी जाते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म का समझ में आ रहा है, नंबर इतना ज्यादा जो था वो कैसे कम होता चला जाएगा। अब इतना ही नहीं, सुनना जरा भी और कहानी है। जब ये स्पर्म ऊपर बढ़ेगा, यूट्रस तक पहुंचेगा, तो यूट्रस में इसमें एक और चीज होगा, इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। यही पेपर में क्वेश्चन आता है, इसी को अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कैपेसिटेशन, तो आपको आंसर यूट्रस ही करना है। बहुत जगहों पे किताब में लिखा रहता है कि कैपेसिटेशन जो है एपिडिडाइमिस में भी होता है। बिल्कुल सही बात है, एपिडाइमिस में होता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो मेल बॉडी में होने वाले कैपेसिटेशन का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल बॉडी में जो कैपेसिटेशन होता है उसका जिक्र किया जाता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपको वही याद रखना है। अब यहाँ पर यूट्रस में कैपेसिटेशन का क्या मतलब है, पहले तो कैपेसिटेशन का मतलब समझो। कैपेसिटी को इंक्रीज करना, किसकी कैपेसिटी? स्पर्म की कैपेसिटी। स्पर्म मूव करना जानता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्पर्म का जो मूवमेंट है उसको और फास्ट करना पड़ेगा। क्यों फास्ट करना पड़ेगा? क्योंकि जल्दी से जल्दी जाकर के वो एग को, जो सेकेंडरी oocyte है, उसको वो क्या कर दे, फ्यूज कर दे, वरना वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए अभी स्पर्म को तेजी से मूव कराना होगा, और स्पर्म को तेजी से मूव कराने के लिए वहां पे कुछ कुछ चीजें होती हैं। समझो क्या क्या। पहला तो स्पर्म का जो हेड होता है, आपको याद होगा स्पर्म का इस तरह का जो हेड था, ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर एक्रोजोम था। अब ये जो हेड रीजन होता है, ये हेड रीजन थोड़ा सा मोटा पहले से बनाया जाता है। इसका जो मेम्ब्रेन होता है ऊपर में, उसको थोड़ा सा मोटा पहले से ही बनाते हैं। क्यों मोटा बनाते हैं? कि भाई अगर ये मोटा नहीं रहेगा तो कहीं पर भी बीच में ही फट गया, जहां इसको कहां पर, उस हेड के मेम्ब्रेन को कहां फटना है? ओवम के पास, सेकेंडरी oocyte के पास जाकर के कोरोना रेडिएटा को और जोना पेलिसुला को डिसॉल्व करने के लिए काम आना है। और पहले कहीं इधर ही फट गया, बॉडी के बीच में ही, कहीं ट्रेवल करने के रास्ते में बीच में ही फट गया, तो सारा एक्रोजोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम बैठा है वो सब निकल के बाहर चला जाएगा, सबका सब लीक आउट हो जाएगा, और उसके लीकेज होने से चलते वहां पे एंजाइम खत्म हो जाएगा। तो इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, इसका जो स्पर्म का हेड होता है उसको पहले से ही मोटा बना दिया जाता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमा हो जाता है, जब वो ट्रेवल करके आ रहा होता है फीमेल बॉडी में, तो बीच रास्ते में कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट हो जाता है उसके हेड पर। तो अब उस हेड को पतला करना बहुत जरूरी है। वहां के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको हटाना पड़ेगा, नहीं हटाएंगे तो उसको फ्यूजन करने में दिक्कत आएगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो दैट्स वाई वहां के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग क्या करते हैं, उसके कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन को हटाने की कोशिश करते हैं हम लोग। मतलब यूट्रस के भीतर ये सब कुछ होता है, ठीक है। यूट्रस की जो वहाँ पे फ्लूइड्स होती हैं, जो एंजाइम्स होती हैं, वो ये सब काम करती हैं, वहाँ की जो केमिकल्स होती हैं वो ये सब काम करती हैं। तो स्पर्म के हेड को पहले तो धोया जाता है, ठीक है, ताकि वो पतला से पतला मेम्ब्रेन हो जाए और बहुत आसानी से जाके फ्यूज कर सके। जरा सा भी एक बार भी जाकर के ओवम के साथ, मतलब सेकेंडरी oocyte के साथ वो कोलाइड करेगा तो वो मेम्ब्रेन जो है फट जाएगा, और वहां से एक्रोजोम के भीतर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो निकल जाएंगी, और निकल करके कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसुडा के लेयर को डिसॉल्व कर देंगी, उसके मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देंगी, और आपके सेकेंडरी oocyte के भीतर घुस जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? तो इसके लिए ये चीज करते हैं। अब एक काम तो ये कर दिया गया, ये एक चेंज हो गया यूट्रस के भीतर। दूसरा चेंज क्या कराते हैं, स्पर्म का जो मोटिलिटी होता है वो भी बहुत सारे, सीमन में भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं, या फीमेल बॉडी के भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्म के मूवमेंट को इनहिबिट करते हैं, स्पर्म को तेजी से मूव नहीं करने देते। तो उन इनहिबिटिंग फैक्टर्स को भी वॉश किया जाएगा, धोया जाएगा, हटाया जाएगा, ताकि जो स्पर्म का मोटिलिटी सप्रेस हो गया है उसको वापस से एक्साइट किया जा सके। तो एक तो दूसरा चेंज वो भी कराया जाएगा। और तीसरा, वहां पर स्पर्म जो है वो कैल्शियम आयन से
जुड़ करके और अपने मोटिलिटी को और भी ज्यादा फास्ट करता है, अपने मूवमेंट को और भी ज्यादा फास्ट करता है, ताकि जितना जल्दी हो सके वो ओवम के पास मतलब सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच सके, ठीक है, और उसको जाकर के फ्यूज कर सके। तो ये जो कलेक्टिव चेंजेस हो रही हैं यूट्रस के भीतर, बेसिकली क्या चल रहा है, ये स्पर्म का ट्रेनिंग हो रहा है, और ये जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग है, जो कलेक्टिव चेंजेस हैं, इसी को एक साथ मिला करके कैपेसिटेशन कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। और मेनली कहाँ होता है ये, यूट्रस में। पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको यूट्रस ही आंसर करना है। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख रखी है। नेक्स्ट चीज देखना, जरा सुनना, अगली चीज मैं आपको दिखाती हूँ। सारी चीजें हो गई हैं लगभग लगभग, ठीक है। अब मुझे एक फोटो आपको दिखानी है, वो देखो आप। मैं इसी फिगर के बारे में बात कर रही थी, ठीक है। अब देखना जरा, इस फिगर के अंदर कुछ चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनना। पहली बात तो इस फिगर को थोड़ा समझ लो क्या है। ये कोरोना रेडिएटा है, ठीक है। कोरोना रेडिएटा क्या होता है बताया था, सेकेंडरी oocyte जब निकलता है तो उसके साथ साथ कुछ ग्रेनुलोसा सेल्स भी उसको घेर करके साथ में निकल जाती हैं। उन्हीं ग्रेनुलोसा सेल्स को ही कोरोना रेडिएटा बुलाने लगते हैं हम लोग। तो ये कोरोना रेडिएटा बना रखा है मैंने, सही है। इसके नीचे ये जोना पेलुसिडा है। जोना पेलुसिडा एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन हुआ करता था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है। तो नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है ये। उसके बाद देखो जरा नीचे आओ, देखो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, थोड़ा मैं तुमको पीछे का याद दिलाती हूँ, पीछे का रिवीजन रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करा भी देती हूँ। याद करो, जब आपका मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन गया था, तो वो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बेसिकली बनने के बाद वो सेकेंड मियोसिस, मियोसिस 2 में अरेस्ट हो रखा था। उसके अंदर मियोसिस 2 जो है वो अरेस्ट हो गया था, मेटाफेज स्टेज में पढ़ाया था मैंने आपको जब oogenesis पढ़ा रही थी तो। और मियोसिस 2 अभी कंप्लीट करना है हमको, क्योंकि वो मेटाफेज में अरेस्ट है, तभी जाकर के कंप्लीट मियोसिस कंप्लीट आपका पूरा हो सकेगा। जैसे ही एक ओवम, ध्यान से सुनना, ओवम नहीं सेकेंडरी oocyte, सॉरी, सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही स्पर्म इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है, ये सबसे पहला काम जो करेगा बेटा वो ये होगा कि ये सेल डिवीजन अपना कंप्लीट करेगा, मियोसिस 2 को कंप्लीट करेगा। और मियोसिस 2 को जैसे ही कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर बॉडी, ये जो सेल है आपका सेकेंडरी oocyte है, ये डिवाइड कर जाएगा और यहाँ पर फिर से एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी और साथ में ओवम बन जाएगा। यहाँ पर एक सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी और ये बचा हुआ पार्ट जो होगा वो आपका ओवम होगा, और ये सेकंड पोलर बॉडी होगा, सेकंड पोलर बॉडी, एसपीबी चलेगा। सेकंड पोलर बॉडी बोला है मैंने, क्यों नहीं बोल रही हूँ फर्स्ट पोलर बॉडी? याद करो, फर्स्ट पोलर बॉडी पीछे ही बन चुका है जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ था तो, और ये सेकंड पोलर बॉडी है और साथ में ओवम है। क्लियर है क्या? चलो अब यहां देखो, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखना जरा, ये जो चीज है ना बेटा, ये ओवम है। पहली बार तो सेकेंडरी oocyte नहीं है, ये ओवम है। और देखो ये जो चीज है ये सेकंड पोलर बॉडी है, मतलब यहाँ पे स्पर्म जैसे ही इसके साथ फ्यूज हुआ होगा, जैसे ही इस स्ट्रक्चर के साथ फ्यूज हुआ होगा, सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज हुआ होगा, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर सेल डिवीजन कंप्लीट हो गया होगा, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया है। और जो देखो ये आपका क्रोमोसोम डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है क्या? सेल डिवीजन दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको याद है ना, बताया था मैंने कि 23 क्रोमोसोम यहां भी जाएंगे और 23 क्रोमोसोम यहां भी जाएंगे। तो 23 क्रोमोसोम लेकर के सेकंड पोलर बॉडी आपका बन चुका है, और 23 क्रोमोसोम का जो बचा हुआ पार्ट है जिसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म है, क्रोमोसोम सेम है, साइटोप्लाज्म आपका जो है वो अलग अलग है, मतलब इसके पास साइटोप्लाज्म ज्यादा है। इस स्ट्रक्चर को आप ओवम बुलाते हैं, ये ओवम बन चुका है। और इस ओवम के अंदर तब तक अपना जो स्पर्म है वो भी अपना न्यूक्लियस डाल चुका है। इस ओवम का न्यूक्लियस ये रहा और स्पर्म का न्यूक्लियस ये रहा, ये दोनों जब फ्यूज कर जाएंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब मैं क्या बताना चाहती थी, ये जो ओवम है इसका देखो, ये जो मेम्ब्रेन है दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन, इस ब्लैक कलर के मेम्ब्रेन का नाम लिख रखा है मैंने वाइटलिन मेम्ब्रेन। ये वाला जो मेम्ब्रेन है इसका नाम लिख रखा है मैंने वाइटलिन मेम्ब्रेन। तो वाइटलिन मेम्ब्रेन जो होता है वो एग का, जो एग है यहाँ पर ओवम है, उसके मेम्ब्रेन को कहते हैं। और इस वाइटलिन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में जो स्पेस होता है इसको प्री वाइटलिन स्पेस कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है ये सेकेंडरी oocyte का नहीं है, सेकेंडरी oocyte में सेल डिवीजन मियोसिस 2 कंप्लीट हो चुका है और ये सेकेंड पोलर बॉडी है और ये ओवम है। उसके ऊपर से बचे हुए लगे हुए स्ट्रक्चर एज इट इज दिख रहे हैं, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। अब सुनना, ये जो जोना पेलुसिडा है, जस्ट अभी मैंने कहा और पीछे ही बता चुकी हूँ कि ये एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है, इसमें कोई सेल नहीं होता, ये प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है। और इसमें देखो ऐसे ब्लैक कलर के कुछ स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, इनको ZP3 रिसेप्टर्स कहते हैं।
अब इनके बड़े सारे रोल हैं, मैं आपको पहले एक बताती हूँ, सुनना। ये ZP3 रिसेप्टर जो होता है ये ह्यूमन स्पर्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इसका मतलब ये कि यही वजह होता है कि कभी भी एक ह्यूमन फीमेल किसी दूसरे जानवर से, स्पीसीज से या उसके स्पर्म से कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। मतलब एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, कभी भी बच्चा नहीं कर सकता है नेचुरली। आर्टिफिशियली होता है, नेचुरली नहीं हो सकता है। आर्टिफिशियल के बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुमने पढ़े हैं, जैसे म्यूल। म्यूल जो होता है वो हॉर्स और एस के कंट्रीब्यूशन से बनता है, ठीक है। घोड़ा और गधा उनके कंट्रीब्यूशन से बनता है, लेकिन नेचुरली, और वो आर्टिफिशियली कराया जाता है, लेकिन नेचुरली आप ऐसा नहीं देखेंगे कभी भी कि दो डिफरेंट स्पीसीज के जो गैमेट्स हैं, एग और स्पर्म है, वो फ्यूज करके और आपको बच्चा बन गया हो, ये पॉसिबल नहीं है। और उसके पीछे वजह होता है कि यही ZP3 रिसेप्टर है जो ह्यूमन स्पर्म को आइडेंटिफाई करता है। अगर फीमेल बॉडी के अंदर किसी दूसरे स्पीसीज का, दूसरे जानवर का स्पर्म चला भी जाए तो ये ZP3 रिसेप्टर कभी भी उसको अंदर तक जाने नहीं देगा। मतलब बेसिकली यहाँ पे इसको अपना ID कार्ड शो करना पड़ता है कि वो ह्यूमन है, और तभी उसको आगे के लिए एंट्री मिलेगी। कुछ बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? बात समझ में आया? ठीक है, इस बात को समझना भी है, ठीक है। ये एक चैप्टर पहले हुआ करता था बायोलॉजी में, वहां पे सब चीजें पढ़नी थी, अब तो नहीं है, शायद वो चैप्टर हट गया है आपके बायोलॉजी से। लेकिन इस बात को समझो, कभी भी एक स्पीसीज का, जैसे ह्यूमन मेल एक ह्यूमन फीमेल के लिए अट्रैक्ट हो सकता है। एक हॉर्स में जो है, अगर उसका मेल है तो अपनी फीमेल हॉर्स के लिए अट्रैक्ट हो सकता है, वो कभी भी किसी दूसरे जानवर की फीमेल के लिए अट्रैक्शन नहीं फील करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक तो ये वजह होता है कि कभी भी दो डिफरेंट स्पीसीज के आप बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा, ये ZP3 रिसेप्टर जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं जो लगे हुए होते हैं आपके यहाँ पर, वो भी आपको आइडेंटिफाई करते हैं कि जिस जानवर का, जो जिस भी स्पीसीज का ये एग है, उसी स्पीसीज का स्पर्म भी अंदर जाए और उसको फ्यूज करे। क्लियर हो रहा है ये चीज? एंड दैट इज द रीजन कि मैंने आपको अभी बोला कि दो डिफरेंट स्पीसीज से कभी भी वो बच्चा नहीं बना सकते हैं कंट्रीब्यूट करके अपने अपने गैमेट्स को। नेचुरली नहीं हो सकता, आर्टिफिशियली तो आप कुछ भी करा सकते हो। क्लियर हो गया? तो आपको ZP3 रिसेप्टर का रोल समझ में आ गया होगा कि ये ह्यूमन स्पर्म को आइडेंटिफाई करता है, और अगर ह्यूमन स्पर्म रहा तभी उसको अंदर एंट्री मिलेगी। क्लियर है? ओके। एक बात, दूसरी बात समझना जरा। यहां पर जब आपका, मैंने आपको बताया था कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म मेल का डिपॉजिट होता है वजाइना में, मतलब इजाकुलेट करते हैं मेल ड्यूरिंग इंसेमिनेशन और ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। अब 200 से 300 मिलियन स्पर्म में से केवल, ध्यान से सुनना, 200 टू 300 स्पर्म ही आपके ओवम के आसपास, उसकी विसिनिटी में, उसके सराउंडिंग में पहुंच पाता है। तो बाकी सारे स्पर्म कहां गए? तो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ स्पर्म जो है वो म्यूकस के चलते मारे गए, म्यूकस के चलते रुक गए। कुछ स्पर्म जो है एसिडिक इन्वायरमेंट के चलते मारे गए। कुछ स्पर्म जो है इम्यून सेल्स ने मार दिया कुछ स्पर्म को। कुछ स्पर्म यूट्रस के पास जब पहुंचे, ठीक है, इतना सारा कुछ झगड़ा वगड़ा, इतना स्ट्रगल करके, ठीक है, झगड़ा नहीं, स्ट्रगल करके जब वो यूट्रस तक पहुंचे, तो यूट्रस में पहुंचने के बाद उनकी ट्रेनिंग हुई, मतलब बेसिकली उनके जो हेड वाला पार्ट था उसको क्या किया गया, रब किया गया, रगड़ा गया, ताकि उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पतला हो जाए, और वहां से जो आपको डाइजेस्टिव एंजाइम है, एक्रोसोम रिएक्शंस हो सकी, डाइजेस्टिव एंजाइम जो है निकल सके और इजिली आपको पेनिट्रेट कर सके एग को। तो उस चक्कर में कुछ हो सकता है कि मान लो ट्रेनिंग में कुछ मारे गए, और उसके बाद जब उससे ऊपर निकले, यूट्रस से ऊपर निकले स्पर्म, तो अब याद करो, फीमेल के बॉडी में ओवरी है दो साइड में, ठीक है, दो साइड में फैलोपियन ट्यूब भी है। अब फैलोपियन ट्यूब, किस फैलोपियन ट्यूब में एग बैठा है ये स्पर्म को पहले से तो नहीं पता है, तो कुछ रास्ता भटक जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, जहां एग एक्चुअली मौजूद है वहां नहीं पहुंच पाते, तो उसमें कुछ नंबर कम हो जाते हैं। और इस सारे वजहों के बाद, इन सारे स्ट्रगल के बाद फाइनली कुछ स्पर्म जब सही फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करते हैं, तो उनमें से जो सबसे पोटेंशियल स्पर्म होगा, जो सबसे ज्यादा स्पीड जिसका अच्छा होगा, जिसमें कैपेबिलिटी अच्छी होगी, जो हर तरीके से पोटेंशियल होगा, वही स्पर्म आपको एक तक पहुंचेगा, बाकी सारे इधर पीछे ही छूट जाएंगे। तो 200 से 300 मिलियन स्पर्म, मैंने आपको जब पढ़ाया था पीछे, मैं आपको जब पेनिस, जो आपको मैंने टॉपिक जहां पे मैंने आपको क्लियर किया था, या स्पर्म वाला टॉपिक शायद क्लियर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि
विग्रस को आपको मोटिलिटी शो करना चाहिए। बताया था आपको मैंने इसका रेंज। तो ये इसी समय के लिए बताया था, इसी दिन के लिए बताया था कि जो स्पर्म सबसे अच्छा पोटेंशियल स्पर्म होंगे, जो विग्रस मोटिलिटी शो करेंगे, सिर्फ वही स्पर्म अब जाकर के फीमेल की एग को फ्यूज कर सकेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ये जो इतना रोब्यूस्ट आपका जो स्ट्रगल चल रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, इस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो सबसे पोटेंशियल स्पर्म होगा सिर्फ उसको मौका मिलेगा कि वो एग को फ्यूज कर सके। और इसीलिए मैंने कहा कि सिर्फ 200 से 300 स्पर्म ही पहुंचते हैं वहां तक, बाकी सारे स्पर्म पीछे ही रह जाते हैं, पीछे ही छूट जाते हैं किसी ना किसी वजह से। क्लियर है? अब देखो, ये जो 200 से 300 मिलियन स्पर्म आए हैं, सॉरी 200 से 300 स्पर्म जो आए हैं, उसमें से भी कोई एक ही स्पर्म मान लो कि फ्यूज करना है, मान लो क्या फ्यूज ही करता है, एक ही स्पर्म ही करता है। अब मान लो कोई स्पर्म जस्ट उसके पीछे बैठा है, ठीक है, कोई स्पर्म जाकर के मान लो एक को ऐसे कांटेक्ट में एक के साथ आ गया, है ना, और कोई जस्ट यहां पर है, अब ये भी कांटेक्ट में आ जाएगा तुरंत। तो अब इसको कांटेक्ट में नहीं आने देना है। क्यों नहीं आने देना है? क्योंकि अगर ये स्पर्म इस एक के साथ कांटेक्ट में आया और अगर इसने अपना जेनेटिक मटेरियल इस एग के अंदर डाल दिया और एग अगर रोका नहीं इस स्पर्म को, इसके साथ जुड़ गया, तो ये यहां पर पोलिस्पर्मी पहले तो कॉज हो जाएगा। पोलिस्पर्मी मतलब एक ही एग को बहुत सारे स्पर्म फ्यूज कर देंगे। और ये जो पोलिस्पर्मी होता है, ये बेसिकली पोलीप्लॉइडी भी क्रिएट कर देता है। पोलीप्लॉइडी का मतलब होता है, जेनेटिक का टर्म है, समझा देती हूँ, सुनना जरा। इस एग के पास 23 क्रोमोसोम है, इस स्पर्म के पास भी 23 क्रोमोसोम है, और नेक्स्ट जो स्पर्म आएगा उसके पास भी 23 क्रोमोसोम है। तो ये देखो, एक सेट हैप्लॉइड सेट, दूसरा हैप्लॉइड सेट, तीसरा हैप्लॉइड सेट, तीन तीन हैप्लॉइड सेट आ गया। इसको पोलीप्लॉइडी कहा जाता है। और पोलीप्लॉइडी जो केस होता है वो लीथल होता है। पोलिस्पर्मी जो होता है वो लीथल होता है, मतलब जानलेवा होता है। अगर ऐसा कंडीशन क्रिएट हुआ तो एम्ब्रियो नहीं बचेगा, उसकी डेथ हो जाने की ज्यादा चांसेस है। आई थिंक तुमको मेरी बात समझ आई होगी। क्लियर है ये चीज? तो पोलीप्लॉइडी जो होता है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर लिथलिटी को कॉज कर देता है, डेथ को कॉज कर देता है। इसलिए पोलिस्पर्मी सही चीज नहीं है, नहीं होना चाहिए पोलिस्पर्मी। और इससे बचाने के लिए ही, ध्यान से सुनना, इससे बचाने के लिए ही जो एग होता है वो कुछ नए तरकीबें ढूंढ के रखता है, कुछ नए टेक्निक्स ढूंढ के रखता है। क्या वो टेक्निक्स होती हैं? देखना, जैसे ही एक भी स्पर्म कांटेक्ट में आएगा आपके इस स्ट्रक्चर से, सेकेंडरी oocyte जो स्ट्रक्चर है उसके साथ, तो यहां पर दो चीजें होती हैं पोलिस्पर्मी को रोकने के लिए। पहली जो चीज होती है उसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक, सही है, और जो दूसरी चीज होती है उसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक। और ये फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक क्यों हो रहा है? टू प्रिवेंट फ्रॉम पोलिस्पर्मी, टू प्रिवेंट फ्रॉम पोलिस्पर्मी, पोलिस्पर्मी से बचाने के लिए ये फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक कराया जा रहा है। क्या होता है फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक, ये भी सुनो। फास्ट ब्लॉक के अंदर समझना जरा, अगर आपने 11th का बायोलॉजी पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, और नहीं भी पढ़ा है तो आप खाली सुनो और सुन करके थोड़ा सा समझ लो, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब थोड़ा मैं एक्स्ट्रा बता रही हूं आपको, ठीक है। फास्ट ब्लॉक में क्या होता है एक्चुअली, जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आएगा सेकेंडरी oocyte के, विद इन 2 to 3 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड के भीतर ही यहाँ पे जो स्पर्म होगा वो स्पर्म जो है वो एग के भीतर सोडियम आयन को डाल देगा। और वो सोडियम आयन का जो इन्फ्लक्स है वो बेसिकली पूरे के पूरे एग के मेम्ब्रेन को, सेकेंडरी oocyte का जो मेम्ब्रेन होगा उसके पोटेंशियल को चेंज कर देगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बदल देगा। क्या होगा इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल को बदलने से? ओवरऑल बात समझो क्या होगा। जब भी आप, जैसे मान लो कि मेरा ये हाथ है, इसको मैंने ऐसे स्टिक किया, इस तरह से मैंने इस पर बिट किया, ठीक है, तो मुझे स्टिमुली मिला है, मतलब मुझे एक मैसेज मिला, इंफॉर्मेशन मिला है। अब कुछ सेकंड के लिए मेरा जो यहाँ का जो भी स्किन है यहाँ का, ठीक है, जो यहाँ के रिसेप्टर्स हैं वो बेसिकली फर्दर कोई स्टिमुली नहीं लेते हैं। जो एक बार स्टिमुली मैंने दे दी तो कुछ सेकंड्स के लिए ये फर्दर कोई स्टिमुली नहीं लेते हैं। वो जो आपका प्रीवियस स्टिमुली है उसको बेसिकली ट्रांसमिट किया जाता है आपके ब्रेन में, उसको ट्रांसफर किया जाता है आपके ब्रेन में। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने यहाँ पर इस तरह से बिट किया तो ये इन्फॉर्मेशन जाएगा मेरे ब्रेन में कि किसी ने तुम्हें मारा है। समझ में आ रही है मेरी बात?
कुछ सेकंड तक अगर मैं यहाँ पर कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुली दे दूं, मेरे हाथों को महसूस नहीं होगा। अब इतना छोटा वो सेकंड होता है, उसको रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, ठीक है। वो इतना छोटा वो टाइमिंग होता है कि वो टाइमिंग आपको यूजुअल अपने लाइफ में महसूस नहीं होता है कि अब एक बार मार के दूसरी बार मार रहे हैं तो महसूस नहीं हो रहा है, महसूस तो हो ही जा रहा है, ठीक है। तो वो आपको एक बहुत छोटा पीरियड होता है। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो ये चीज आपको समझ आएगा कि जब एक बार बिट किया जाता है, स्टिमुली दिया जाता है आपके हाथों को, तो सेकंड स्टिमुलस को गेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। बीच में जो गैप होता है ना, उसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। यहां भी वही चीज होगा, जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आएगा एग के, एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदल जाता है, और मेम्ब्रेन पोटेंशियल बदल जाएगा जिससे वो फर्दर किसी भी स्पर्म को अपने साथ कांटेक्ट में नहीं आने देगा, उसको रिपेल करेगा। समझ में आया? अब ये जो फास्ट ब्लॉक है ये सिर्फ 1 मिनट के लिए होता है करीबन करीबन, और टेम्पररी ब्लॉक होता है, मतलब 1 मिनट के बाद फिर से वो तैयार है, उसका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है एक का वो वापस से चेंज हो जाएगा, इनिशियल जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था उसको गेन कर लेगा, और अब फिर से वो किसी स्पर्म को एक्सेप्ट कर सकता है। तो फिर ऐसा क्यों किया गया मैम? सुनना, 1 मिनट जब तक ये ब्लॉक फास्ट होता है, बहुत तेजी से ये ब्लॉक करता है। ब्लॉक करना मतलब किसी चीज को रोकना, तो बहुत तेजी से ये चीज को रोक लेता है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल तुरंत चेंज हो जाएगा, और ये क्या करेगा, किसी भी एडिशनल स्पर्म को अंदर एंट्री नहीं लेने देगा, रिपेल करके रखेगा उसको, और 1 मिनट तक ये चलेगा ब्लॉक। इस 1 मिनट में जो वो स्ट्रक्चर है वहां पर, वो जो तैयार हो रहा है स्ट्रक्चर, सेकेंडरी oocyte का जो स्पर्म के साथ फ्यूजन हुआ है, वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अपना अगला स्टेप सोच लेता है कि मुझे कैसे फर्दर दूसरे जो एडिशनल स्पर्म है उनकी एंट्री को रोकना है, और इसीलिए अगले वाले को स्लो ब्लॉक कहते हैं, जो कि करीबन करीबन 30 से 60 सेकंड के बाद शुरू होता है। करीबन करीबन 60 सेकंड मतलब 1 मिनट के बाद शुरू होता है स्लो ब्लॉक। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है, स्लो ब्लॉक के अंदर जो आपका एग सेल होता है, ठीक है, ये एग सेल अपने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन को रिलीज करता है, और वो कैल्शियम आयन जाकर के जोना पेलुसिडा के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, उसको जोना रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। और जिससे जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाता है और सारे के सारे ZP3 रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होंगी जिससे जोना पेलुसिडा बेसिकली हार्ड हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा कि फर्दर कोई स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा, और सारे के सारे ZP3 रिसेप्टर्स जो हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। मतलब हुआ क्या, बेसिकली गेट ही तोड़ दिया गया, गेट ही खत्म कर दिया गया। ये ZP3 रिसेप्टर्स क्या थे, गेट थे, एंट्री गेट थे, जहां से कोई स्पर्म एंट्री करता था अंदर। किसी भी स्पर्म को अंदर जाना है तो ZP3 रिसेप्टर्स होके ही जाना पड़ेगा, ऐसे उसको एंट्री मिलेगी ही नहीं। और ये गेट ही अब नहीं रहा। अब किसी घर, एक घर से दूसरे घर के बीच में एक दीवार है और उस दीवार में 10 गेट है, अचानक से वो 10 गेट गायब हो जाए तो घुसोगे कैसे? वही चीज यहाँ भी हुआ है, सारे के सारे गेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, वहां पे बेसिकली दीवार बना दिया गया। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर में जोना पेलुसिडा हार्ड हो जाती है, सारे गेट को, सारे ZP3 रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, और ये एक परमानेंट ब्लॉक होता है। अब कोई स्पर्म चाह के भी अंदर एंट्री नहीं कर सकता है, न 1 मिनट के बाद न 1 सेकंड के बाद, पॉसिबल नहीं है उसके लिए। आई थिंक तुमको मेरी बात समझ में आई होगी, और इसीलिए इसको स्लो ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि इस ब्लॉक को होने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे होता है ये, लेकिन होता है तो परमानेंटली होता है। जबकि ये होता तेजी से है पर सिर्फ 1 मिनट के लिए होता है, और इस तरीके से फर्दर कोई स्पर्म एंट्री नहीं कर सकेगा। पोलीस्पर्मी से हम बचा लेंगे इस स्ट्रक्चर को। आई थिंक मेरी बात तुमको पूरी समझ में आ गई हुई, क्लियर है क्या सारा बात? चलो कुछ और बातें देखो, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताती हूँ, सुनना। ऐसा देखा गया है कि अगर लेफ्ट साइड के तुम्हारे बॉडी में, ये बात शायद तुम समझते होगे और नहीं समझते होगे तो मैं बता देती हूँ, कि हर महीने, जैसे मान लो कि जनवरी मंथ में इस ओवरी से एग आया है तो फरवरी में इस वाले ओवरी से एग आएगा, ठीक है। मतलब ये ओवरी जो है ऑल्टरनेट करके एग प्रोड्यूस करती हैं और फैलोपियन ट्यूब में देती रहती हैं। बात समझ में आ रहा है? मतलब आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये एग आते रहते हैं। अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूं, ये बात समझो। मान लो कि आमतौर पे ऐसे ही होता है कि भाई लेफ्ट साइड का जो ओवरी है, जब वो ओवम रिलीज करेगा, ओवम ने सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा, तो फैलोपियन ट्यूब उस साइड, लेफ्ट साइड की जो फैलोपियन ट्यूब है उसको रिसीव करती हैं, और रिसीव करके उसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाल देती हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि लेफ्ट साइड का फैलोपियन ट्यूब रिमूव कर दिया जाए और राइट साइड का ओवरी रिमूव कर दिया जाए, ध्यान से सुनना, कुछ भी कर सकते हो, उल्टा करना है। मान लो राइट साइड का तुम्हारा ओवरी रिमूव कर दिया गया और लेफ्ट साइड का फैलोपियन ट्यूब रिमूव कर दिया गया, दोनों ऑपोजिट साइड से एक एक स्ट्रक्चर गायब कर दिया गया। मतलब अब
तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में अगर ओवरी बचा है तो राइट साइड में फैलोपियन ट्यूब है। क्लियर हो रहा है क्या? कोई एक तरफ से एक चीज गायब कर दो, समझ पाए बात को? तो उस केस में अब यहां पर फीमेल प्रेग्नेंट होगी क्या मैम? मन में सवाल होगा कि मैम ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि मैम ओवरी जो है वो जब सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगा तो उसको रिसीव करने के लिए फैलोपियन ट्यूब तो वहां पे है ही नहीं, वो तो राइट साइड वाला फैलोपियन ट्यूब है और लेफ्ट साइड का ओवरी है, तो वो कैसे जाकर के उसको कैच करेगा उसके सेकेंडरी oocyte को? तो मैम फीमेल तो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, बट ऐसा नहीं है। एंड ये मैं क्यों बता रही हूँ तुमको, समझो, मैं इसलिए बता रही हूँ तुमको समझाने के लिए कि हमारा बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी जितना इफिशियंट मशीन लगभग दुनिया में अभी तक नहीं है। बहुत खतरनाक इफिशियंसी है हमारे बॉडी की। हमारे बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो हमारे लिए बेकार हो। हमारा बॉडी हर तरीके से हमें बचाना जानता है, हर तरीके की सिचुएशन में एडजस्ट करना जानता है, लगभग हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालना जानता है। अब सोचो कितना क्लेवर है बॉडी हमारा। हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, इतना क्लेवर सिस्टम है, ये कितना चालाक है कि उसको पता है कि लेफ्ट साइड का जो ओवरी है, जब उसने सेकेंडरी oocyte को रिलीज किया तो वो कुछ इस तरीके से वहां पर मैकेनिज्म क्रिएट होता है कि वहां पर समझो क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है, मतलब राइट साइड का फैलोपियन ट्यूब जाकर के लेफ्ट साइड के ओवरी से सेकेंडरी oocyte को कैच करके और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में डाल देगा। बात समझ में आई? अब ये जो चीज है ये बताता है कि हमारा बॉडी कितना क्लीवर है, कितना स्मार्ट है। क्लियर है क्या ये सारा बात? तो ये आपका पूरा का पूरा जो चीज मैंने यहां बताया, ये फर्टिलाइजेशन का टॉपिक था जो मैंने आपको क्लियर करा दिया है। क्लियर हो गया? समझ में आया सारा बात, क्या क्या बोला मैंने? ठीक है, चलो। और एक और बात जो अब लास्ट रह गया है, सुन लो एंड देन फिर टॉपिक को खत्म करते हैं। ये फ्यूजन कहां हो रहा है, ये भी तो एक सवाल है कि फ्यूजन हो कहां रहा है। तो ये फ्यूजन तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है, एम्पुला में हो रहा है ये। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है ये सब कुछ, और फैलोपियन ट्यूब के कौन से हिस्से में हो रहा है? तो एम्पुला में हो रहा है। तो इस बात को लिख लेना कि फर्टिलाइजेशन ऑकर, फर्टिलाइजेशन ऑकर इन एम्पुला रीजन। एम्पुला रीजन, एनसीईआरटी में जो बात लिखा है वही याद रखेंगे, और एनसीईआरटी में एम्पुला लिखा है, तुमको भी वही याद करना है। एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एफटी लिख देती हूं, फैलोपियन ट्यूब। सही है, इस पॉइंट को भी नोट कर लेना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है? तो एम्पुला रीजन में हो रहा है फैलोपियन ट्यूब के, और मतलब स्पर्म और एग का फ्यूजन वहीं पे चल रहा है। क्लियर है क्या? ठीक है, आई थिंक सारी बातें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, जो भी हम लोग को यहाँ पे जानने लायक चीज था सब मैंने बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे का टॉपिक कवर करते हैं, लेकिन उसके पहले ये सारा टॉपिक तुम पढ़ लोगे, एनसीईआरटी रीड कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, एक और चीज, अगर किसी टॉपिक में डाउट हो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो। ठीक है, मैं कमेंट सेक्शन में अगर हो सकेगा तो मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर मैं जरूर कर दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।